गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग। जो मैंने अब तक आपको सिखाया था वो था एक रिकैप जो हमने अभी तक छठी और सातवीं में सीख लेना चाहिए था। मुझे लगा कि आप सब अभी तक नहीं सीख पाए होंगे या फिर क्योंकि रिसोर्सेज कम थे हमारे कंप्यूटर लैब में तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो अब आप घर बैठकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी अभी तक आपने सीखा है। अब हम अपनी बुक पर आते हैं, जो अब हमारे असल चैप्टर पर आते हैं कि हमें क्या करना है, क्या सीखना है। आज हम सिर्फ अपनी बुक पर ही काम करेंगे। तो चैप्टर का नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 05। 1 2 3 4 हम पहले सीख चुके हैं छठी और सातवीं में हमने, ठीक है। 6th और 7th क्लास में हमने 0 1 2 3 4 ये सब सीख चुके हैं। आज हमें इसमें सीखना क्या है, आज नहीं मतलब जब भी इस चैप्टर में हमें सीखना क्या होता है। स्प्रेडशीट तो MS एक्सेल या कोई भी आप और सॉफ्टवेयर लेते हैं जिसमें हम अगर हमने अब वर्कशीट बनाई थी, याद हो अगर आपको, हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल हमने ये जो वर्कशीट बनाई है ये क्या है, इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, स्प्रेडशीट। तो हमें स्प्रेडशीट पर काम करना हम सीख चुके हैं, ठीक है। MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम स्प्रेडशीट बनाते हैं। MS एक्सेल के अलावा और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पर हम स्प्रेडशीट बना सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सीखना क्या है, स्प्रेडशीट के प्रयोग से डेटा का विस्तार करने के लिए ग्राफ की सहायता लेना। तो हमें ग्राफ की सहायता से स्प्रेडशीट बनाना है, ठीक है। स्प्रेड मतलब डाटा को हम ग्राफ के व्यू में दिखाएं, कि ग्राफिकल दिखा दें। डेटा के आधार पर ग्राफ को समझने की और उसकी व्याख्या करना, ठीक है। समझकर उसकी व्याख्या करना, डेटा का पैटर्न की पहचान करना। पैटर्न मतलब ग्राफ में पैटर्न, जैसे डेटा बढ़ रहा है, मान लो हमारा रिजल्ट है, हमने अपना रिजल्ट के लिए ग्राफ बनाया तो हम उसमें देख सकते हैं कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं या हमारा जो जो रिजल्ट है, ठीक है, वो ख़राब आ रहा है या अच्छा आ रहा है। हम उसको एक ग्राफिकल वे में, ग्राफिकल मतलब जो हम इमेज की तरह ग्राफ के रूप में हम समझ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा पहली टर्म में रिजल्ट ऐसा है, हमने दिखा दिया। दूसरे टर्म में रिजल्ट ऐसा आया, तीसरे में ऐसा आया। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो रिजल्ट का ग्राफ है वो इम्प्रूव कर रहा है, हम अच्छा और बेहतर, फिर और बेहतर, फिर और बेहतर कर रहे हैं। तो यही है हमें उस डेटा की व्याख्या करना और डाटा के पैटर्न को पहचान ले। पैटर्न क्या होगा, ये इम्प्रूव हो रहा है। तो इसी तरह से डेटा के आधार पर ग्राफ बनाना, शॉर्ट करना, ये हम सीखेंगे। फिल्टर, सब टोटल, एडवांस्ड फार्मूला। अब तक हमने सिंपल बेसिक फार्मूलाज देखे थे, सम करना, एवरेज निकालना, माइनस करना, काउंट करना, मैक्सिमम मिनिमम। और अब इससे एडवांस फार्मूला क्या क्या हो सकते हैं। डाटा एनालिसिस करना मतलब वही है, पहचान करना, विश्लेषण करना, इसमें से क्या क्या और इन्फॉर्मेशन हम निकाल पाते हैं। जिक्र यही है डाटा का विश्लेषण। एनालिसिस क्या होता है, विशेष डाटा का विश्लेषण कर उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल पाना, ठीक है। हम उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल पाए कि हाँ ये बढ़ रहा है, घट रहा है, कब ये बढ़ रहा है, कब ये घट रहा है। तो इस तरह का विश्लेषण करना ही डाटा एनालिसिस है। फिर उसे ग्राफ से दर्शाना है। डाटा के विश्लेषण करने के अभ्यास की प्रयोजना करना, ठीक है। हमें कोशिश करनी है हम क्या क्या चीज़ें उसमें से विश्लेषण करके क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं। तो ये सब करने से पहले हम आते हैं कि भारत का गणित में क्या योगदान है, ठीक है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए जो कि गणितज्ञों का या और वैज्ञानिकों का या और बुद्धिजीवियों का बहुत बहुत सारे बुद्धिजीवियों का देश रहा है। तो इसी हमारे देश के बारे में ही मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हमें भारतीयों का आभार मानना चाहिए जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं हो सकती थी। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहे हैं भारत के बारे में
कि हमें भारतीयों का आभार मानना चाहिए जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, क्योंकि गिनती किए बिना कोई भी खोज हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो गिनती इतनी ज़रूरी थी, तो भारत ने ही पूरे विश्व को गिनती करना सिखाया है। आइए और बताते हैं कि भारतीय गणित 400 ईसा से 1600 ईसा के बीच में बता रहे हैं ये, कि शास्त्रीय अवधि में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर, भास्कर द्वितीय, संगम ग्राम के माधव और नीलकंठ सोमयाजी जैसे विद्वानों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। दशमलव संख्या पहली बार भारतीय गणित में दर्ज किया गया था। जो हम दशमलव संख्या हम दशमलव में गिनते हैं, डेसिमल्स में जो काउंट करते हैं, वो भी भारत ने ही विश्व को सिखाया है। भारत ने ही शून्य बनाया है। आप जानते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की है। शून्य की खोज भारत ने की है। इवन ऋणात्मक संख्याओं की, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर्स, भारत ने ही सिखाया कि जीरो से कम भी नंबर हो सकते हैं। 1 2 3 तो होती हैं, जीरो से कम भी हो सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। अंक गणित, अंक गणित जो हम एक ये जो मैथ्स करते हैं प्लस माइनस, वो अंक गणित। बीज गणित, तो बीज गणित का विज्ञान किसने दिया है विश्व को, भारत ने दिया है। त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति, इसको भी बढ़ावा या बढ़ाया किसने है, भारत ने। जैसे साइन थीटा, कोसाइन थीटा, ये सब किसने दिए हैं, भारत ने दिए हैं। तो देख ली, इन गणितीय अवधारणाओं को मध्य पूर्व चीन और यूरोप में प्रसारित किया गया और आगे के विकास के लिए प्रेरित किया गया, जो अब गणित के कई क्षेत्रों की नींव है। ठीक है, अब बहुत सारा गणित, बहुत क्या, लगभग बहुत मतलब पूरा गणित ही हमारा काउंटिंग पर, दशमलव पर, बीज गणित, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब पे ही डिपेंड है। ठीक है, अब ये देखिए, ये शकुंतला देवी हैं, जो एक लेखक रही है और मानसिक कैलकुलेटर इनको माना जाता था। ठीक है, जिन्हें मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। इनकी प्रतिभा ने से ही इन्होंने 1982 में द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हुआ था। ठीक है, इनके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप गूगल कर लेना। ठीक है, गूगल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ऐसे ही 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व, ठीक है, भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ, ईसा पूर्व का मतलब होता है जब ईसा का जन्म हुआ था उससे पहले। ठीक है, 500 साल पहले। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले, ईसा पूर्व। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने प्लेस वैल्यू के नीचे दी गए सूत्र से कितनी सरलता से समझाया गया। तो आर्यभट्ट ने ये कहा था, एकम च दशम च शतम च सहस्त्रम त्वयुत नियुते प्रयुतम कोटरयुब्धम कोटरयुबुर्दम च वृंदम स्थानात स्थान 10 गुणम स्यात्। हिंदी अनुवाद है, संख्या निम्नानुसार है, 1, 10, 100, 1000, 1 से शुरू होने वाले पर प्रत्येक संख्या 10 से गुणा करके प्राप्त की जाती है। तो ईसा के जन्म से 500 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से, तो ये लिखा जा चुका था आर्यभट्ट द्वारा। उन्होंने बताया था कि 1 में 10 गुणा कर देंगे 10 प्राप्त हो जाएगा, 10 में 10 गुना करेंगे फिर 100 होगा, फिर इसमें 10 गुना करने से 1000 प्राप्त होगा। तो उन्होंने ये पहले ही बता दिया था। अंक और गिनती, ठीक है, अंक और गिनती हमारे जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। एक असीम ब्रह्मांड के हर तत्व, जीव जंतु के साथ अंकों का गणित जुड़ा है। जैसे कि हम गिनते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में, सूर्यमंडल में 8 ग्रह हैं, महीने में 30 दिन होते हैं। अब 3 बजे हुए हैं, 12 बजे हुए हैं, गिनती करते हैं, मैं 21 साल का हो गया, 2 साल का, 10 साल का, 15 साल का, हमारी हाइट ये है। तो अंकों के बिना हमारा क्या है, जीवन शैली संभव ही नहीं है। हम जीवन अब संभव ही नहीं लगेगा, क्योंकि हम बात कर नहीं पाएंगे अंकों के बिना। स्प्रेडशीट क्या है, हम फिर से आते हैं। स्प्रेडशीट के प्रयोग से डेटा का विस्तार करने के लिए ग्राफ की सहायता लेना। संख्यात्मक डेटा जब छोटी मात्रा में हो, उसको समझना, उसकी व्याख्या करना सरल प्रतीत होता है। ठीक है, मान लीजिए डेटा बहुत छोटा है, 2 लोगों के लिए डेटा है, 3 लोगों के लिए डेटा है, तो हमें, ठीक है, उसको समझने में कोई मुश्किल नहीं होती, हम आसानी से समझ जाते हैं।
जैसे कि भारत की जनसंख्या 1.324 करोड़ है, हमें याद रह जाएगा। राघव की हाइट 5 फुट 11 इंच है। एक कार 1 लीटर में 40 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आसान हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमें कहा जाए 45 बच्चों के वार्षिक परीक्षा के अंक क्रमानुसार इस प्रकार हैं। हमें 45 बच्चों के अंक दे दिए, तो अब हमें ये याद रखना कि किस बच्चे के कितने अंक हैं, कितने प्रतिशत अंक हैं, वो हम बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये याद करना बहुत मुश्किल है। तो इसी के लिए ही हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करना मतलब उसको एक संगठित वे में, कि हमें रोल नंबर के अनुसार ही ये नंबरों को समझना पड़ेगा कि इस रोल नंबर का ये अंक है। ठीक है, देखिए हम कॉपी में भी लिखते हैं, इवन हम टीचर्स हैं तो हमें भी सबके अंक लिखने ही होते हैं। रोल नंबर है फिर ये अंक है, क्योंकि हम याद नहीं रख सकते। तो स्प्रेडशीट का एक रिकैप फिर से बता देता हूँ। ठीक है, स्प्रेडशीट ये एमएस एक्सेल का एक स्क्रीनशॉट है। ठीक है, स्प्रेडशीट के लिए स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन जो डेटा को स्टोर करने में मदद करता है, डेटा को स्टोर करके रिप्रेजेंट करता है टेबल के फॉर्म में। ठीक है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर में हम स्प्रेडशीट बना सकते हैं? एमएस एक्सेल, लिबर ऑफिस कैल्सी, गूगल शीट्स और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इत्यादि। तो मेन ये हैं। सबसे जो ज़्यादा यूज होने वाला है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये सब मैं बता ही चुका हूँ। ये सेल एड्रेस, कॉलम, फॉर्मूला बार, सेल, रो, वर्कशीट। रो 1 में हेडिंग लिखने के कारण उसे हेडर रो कहते हैं, मैंने बताया था। तो ये हमारी हेडर रो है। हर वस्तु की पहचान के लिए उसके एट्रीब्यूट की तय एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसको हम डेटा कहते हैं। तो ये देख लीजिए, ये डेटा है। जो भी हमने इसके अंदर जो डेटा फीड किया है ये डेटा है। और डेटा किस किस तरह का हो सकता है? डेटा के प्रकार टेक्स्ट हो सकता है, न्यूमेरिक है डेटा, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये इस तरह के डेटा हो सकते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ अपनी पहली वीडियोस में। ठीक है, देखिए ये बच्चा क्या कह रहा है, मैडम कक्षा छठी में, ठीक है, छठी में हमने डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में, टेबुलर मतलब टेबल में दर्शाने, टेबल के फॉर्मेट में लिखने का औचित्य समझा था। क्योंकि हम टेबल में डेटा को क्यों दिखाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें समझना हो जाता है कि रोल नंबर 1 के इतने % है। मैंने ऊपर दिए डेटा को उपयुक्त हेडिंग के साथ ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो ये बच्चा कह रहा है कि मैंने जो आपने डेटा दिया उसको, क्योंकि मैंने टेबल्स बनाना सीख लिया था छठी क्लास में, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब आप जो जिस बच्चे के भी नंबर पूछना चाहोगे मैं वो बता सकता हूँ। % ठीक है। वाह राघव, तो इस बच्चे का नाम क्या है? राघव है। वाह राघव, यह सराहनीय है कि आपने टेबल की सहायता से डेटा को दर्शाया, टेबल को उचित हेडिंग दी और डेटा को ऑर्डर में यानी रोल नंबर के क्रम में लगाया है, जो कि एक उत्कृष्ट टेबल का उदाहरण है। इस डेटा का विश्लेषण, जैसे कि सबसे अधिक अंक या सबसे कम अंक ढूंढने के लिए या तो आप हर अंक को ध्यान से देखें या फिर छठी में प्रयोग किए गए मैक्स या मिनिमम फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर अब कहा जाए कि किस बच्चे के सबसे ज़्यादा अंक आए हैं या प्राप्त, किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा, तो हम या तो इस तरह से ढूंढें। ठीक है, अगर हमने इससे स्प्रेडशीट में बनाया तो हम सिंपली मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा सकते हैं और वो अपने आप इसमें से जो भी बड़ा नंबर होगा वो ढूंढ कर दे देगा। अगर सबसे कम चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। पर मैडम, इसमें हमें सिर्फ सबसे ज़्यादा या कम अंक मिलते हैं, जो किसी एक या एक से ज़्यादा बच्चों के भी हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमें बच्चों के रोल नंबर भी दिखाए, मन भावन हो? अभी तो ये 45 हैं, यदि ये और ज़्यादा हो इसके विश्लेषण में काफ़ी समय लगेगा। तो ये बच्चे का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर हमने मैक्सिमम डाला तो हो सकता है एक से ज़्यादा बच्चों के ही वो अंक हो। तो अब हमें कैसे पता चले कि ये किस रोल नंबर के अंक हैं? क्योंकि वो हमें दिखा देगा कि सबसे ज़्यादा अंक ये है। मान लो वहाँ पे क्या है, 91 है शायद, जो मैंने देखा है। तो इसका ये सवाल है
ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। ठीक है, ये कहावत है। ठीक है, हम बहुत सारे शब्द लिखते हैं, तो उसकी जगह एक पिक्चर बनाकर दिखा दी जाए, वो 1000 वर्ड से भी ज़्यादा प्रभावशाली है। देखिए, 1000 शब्दों की अभिव्यक्ति से अधिक शक्तिशाली एक चित्र होता है। तो अब हमें ग्राफ का यूज़ बता रहे हैं, ग्राफ का फ़ायदा बता रहे हैं। देखिए, इतने सब में से हम देख कर नहीं बता पाएंगे, लेकिन इस तरह से हमें अगर ग्राफ बना होता तो हम सबसे ऊंचे वाले ढूंढ लेते कि हाँ इसके सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, और हमें कोई फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ता, तो हमें सबसे आसानी से, बिल्कुल आसानी से ये पता चल जाता कि किसके अंक सबसे ज़्यादा हैं। हम चार्ट्स ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं। चार्ट्स ग्राफ का उपयोग जटिल जानकारी को आसान बना सकता है और डेटा में पैटर्न और प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाल सकता है। पैटर्न, प्रवृत्तियां मैंने बता ही चुका हूँ। पिक्चर ग्राफ का प्रयोग अपने मैथ्स डेटा एनालिसिस के लिए किया है। आइए इस प्रणाली का अध्ययन करके एक एक्टिविटी के माध्यम से इसके लाभ को समझें। राधे श्याम पुस्तक विक्रेता ने साप्ताहिक पुस्तक की बिक्री, वीकली बुक सेल का डेटा नीचे दिए गए टेबल में स्टोर किया है। आइए इस डेटा का पिक्चर ग्राफ बनाएं। तो ये कह रहा है कि राधे श्याम एक पुस्तक विक्रेता है जिसने मंडे को 60 बुक बेची हैं, ट्यूसडे को 50, वेडनेसडे को 80, थर्सडे को 40, फ्राइडे को 40, सैटरडे को 70। अब हम पिक्चर ग्राफ बनाना है। ठीक है, पिक्चर ग्राफ अभी बता देंगे। ऊपर दिए गए टेबल के अनुसार हमें प्रतिदिन बुक्स की बिक्री दर्शानी है। ठीक है, हम बुक्स की बिक्री दर्शाएंगे। हमने इसके लिए एक बुक ले लेते हैं। ठीक है, एक बुक दिखाएंगे। एक बुक का मतलब 10 बुक है वो। ठीक है, तो हमने 10 बुक, तो पहले इस तरह से हमने एक टेबल बनाई। डे बुक सोल्ड, मंडे को इसने बेची है 60। ठीक है, राधे श्याम ने कितनी बुक बेची है? 60। तो 1 2 3 4 5 6 का मतलब 60 बुक हो गई। ठीक है, इसी तरह से हमने ये मंगलवार को या ट्यूसडे को उसने कितनी बेची है? 50। तो 1 2 3 4 5। बुधवार को 80 बेची है, तो 8 आ गई। वीरवार को 40 4 है, फ्राइडे को 40 4 है और सैटरडे को 70 है। ठीक है, तो ये एक पिक्चराइज ग्राफ हो गया। ठीक है, अब हमें इस डेटा पर ध्यान देने की अब ज़रूरत नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि देखिए तो उसने बुधवार को सबसे ज़्यादा बुक्स बेची हैं, ये हमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और सबसे कम कब बेची है? वीरवार को और शुक्रवार को। तो अगर हमें कोई अब पूछता है, ठीक है, तो अब हमें ज़्यादा नंबर्स की तरफ नहीं देखना, हमें बस इतना ही देखना है कि ये सबसे बड़ा यहाँ पे है तो सबसे ज़्यादा बुक ये बिकी। तो ये इतना आसान है। ठीक है, तो एक ग्राफ को देखकर हम इतनी आसानी से बता सकते हैं। तो इसीलिए ग्राफ का महत्व है, ग्राफ बनाने का, डेटा दर्शाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि हमने टेबुलर फॉर्मेट में दिया गया डेटा पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के फॉर्म में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पिक्टोरियल या ग्राफिकल विधि डेटा को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने में हमारी सहायता करती है। ये किसी भी भाषा की जानकारी से परे है। देखिए, कोई भी अगर नंबर भी नहीं जानता तो ये तो जान ही सकता है कि ये ज़्यादा है इन सब से। तो ये इतना इसलिए बहुत ईजी है, इससे विश्लेषण जल्दी हो जाता है। ठीक है, ये जल्दी हो गया, हमें नंबरों पर ध्यान नहीं देना पड़ा। तो यहाँ तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज हमने क्या सीखा है कि ग्राफ्स की क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ग्राफ्स कितना ज़रूरी है और ग्राफ हमें सीखना क्या क्या है। ठीक है, हमने जो रिकैप किया है अपना, जो अब तक हमने सीखा है। ठीक है, गणित में भारत का योगदान, तो ये हमने सीखा और हमने एक एक्टिविटी करके देखी है। ये एक्टिविटी आप सबको अपनी नोटबुक में बनानी है। ठीक है, ये एक्टिविटी यहाँ से, आपके पास बुक है ही, PDF मैंने भेज दी थी। ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक अपनी नोटबुक में करनी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।